हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों, इसके पहले हमने केप्लर्स के 3 लॉ देखे जो प्लैनेटरी मोशन मेंशन करते हैं। तो बच्चों, ये जो 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया है। तो बच्चों, इनके बारे में थोड़ा सा जानना हमारा कर्तव्य है। तो एक शॉर्ट में मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे जोहानस केपलर। तो जोहानस केपलर के पहले क्या होता था बच्चों, सभी जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो क्या नेकेड आई से ऑब्जर्वेशन करते थे और प्लैनेट की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करते थे। लेकिन जब 16th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये जो जब टेलीस्कोप का जब डिस्कवरी हुआ, उसके बाद बहुत सारा जो डाटा है प्लैनेटरी पोजीशन एंड उसका मोशन के बारे में इकट्ठा कर लिया। फिर क्या हुआ, देखो 1571 और 1630 में, मतलब ये जो उसकी लाइफ स्पैन था, तो एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे केपलर, जो है वो जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने वो अपना वर्किंग स्टार्ट किया एज अ हेल्पर टू फेमस एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था टाइचो ब्राहे इन 16। उनकी सडन डेथ हो गई बच्चों, और उनको डेथ के बाद फिर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, देखो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किए थे वो प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में थे। और इनके डेथ के बाद उनको हेल्प कर रहे थे केपलर, उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया। स्टडी करके फिर उन्होंने हमें ये 3 लॉज दिए हैं प्लैनेटरी मोशन के, जो कि हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़े, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग काम था, और इसी को पढ़कर इसी को स्टडी करके ये जो सर आइजैक न्यूटन है, उन्होंने हमें ये थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दी है, ठीक है बच्चों। तो ये सर आइजैक न्यूटन भी 1642 में उनका बर्थ हुआ था, 1727 की डेथ। तो उन्होंने हमें क्या किया, लास्ट ईयर में हमने पढ़ा बच्चों लॉज ऑफ द मोशन, इक्वेशन पढ़े मोशन के, और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी आज अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इनका जो बुक है बच्चों, उसमें सब ये इन्होंने मेंशन किया प्रिंसिपिया। हमें पता है बच्चों कि न्यूटन ने क्या किया, व्हिच इज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली डिराइव्ड केपलर्स लॉ। केपलर ने जो लॉ दिए थे बच्चों, केपलर ने वो जो लॉ है वो प्लैनेटरी मोशन के बारे में, तो प्लैनेट को क्यों फॉलो करते हैं इसको मेंशन नहीं किया, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन न्यूटन ने उस सब को डिराइव किया मैथमेटिकली, ठीक है, और वो एक्सप्लेन भी किए, ठीक है बच्चों। और कुछ ने हमें जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में कुछ लॉज भी दे, तो उसी में से एक लॉज जो है बच्चों न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है न्यूटन्स लॉ। स्टूडेंट्स, न्यूटन ने जो थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी लिखी थी, उसमें हमें एक लॉ दिया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो न्यूटन ने दिया था, इसलिए न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब यूनिवर्स में हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। सेकेंड थिंग, विथ अ फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन किस तरह से, विथ अ डेफिनाइट फोर्स। एक डेफिनाइट फोर्स है इन दोनों के बीच में, वो डेफिनाइट फोर्स से सभी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। Then this force is directly proportional to the product of the masses of two objects। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो बॉडीज है उनकी जो मास रहेंगे, वो मासेस का जो प्रोडक्ट रहेगा उसको वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। एंड सेकेंड थिंग उन्होंने बताया कि is inversely proportional to the square of distance between them, और उन दोनों में जितना डिस्टेंस है उस वो फोर्स जो है वो डिस्टेंस का जो स्क्वायर रहेगा उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो समझो एक ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, और कुछ डिस्टेंस पे दूसरा एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ओके। चलो मान लेते हैं इसका मास m1 है, और ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास m2 है। जो कि बात कर रहे थे हम मासेस की, तो मास हमने लिख दिए। देन डिस्टेंस की, तो इन दोनों में जो डिस्टेंस है बच्चों वो यहां से लेते हैं, ये d उसको मान लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है उनका ये d है।
और तीसरी बात ये फोर्स की, तो इन दोनों में जो फोर्स है वो भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को विद अ फोर्स दोनों भी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट उसने कहा है कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है ये जो दो ऑब्जेक्ट है इनके मासेस का प्रोडक्ट से। तो हम लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2। एंड सेकंड थिंग उन्होंने बोला है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों इक्वेशन को हम एक अगर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 and inversely proportional to square of distance between them d square। ठीक है, तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखो बच्चों, F इज इक्वल टू G m1 m2 एंड डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो बच्चों ये जो G है, तो G है एक प्रोपोर्शनलिटी का वो कांस्टेंट है और जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का। तो यहां पे हमने लिखा है G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, G इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड। तो ये फार्मूला देखो हमें यहां पे मिल गया है, ठीक है, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर। मतलब ये जो फोर्स है, अगर हमें ये G की वैल्यू अगर पता है, मास दोनों बॉडी का अगर पता है और उनके बीच में अगर डिस्टेंस अगर पता है, तो हम उन दोनों में कितना फोर्स है ये काउंट कर सकते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों का फोर्स हम यहां से काउंट कर सकते हैं, ये G की वैल्यू अगर हमें पता हो। लेकिन G की वैल्यू निकालने से पहले हम बात करेंगे ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कैसे काउंट करें। ये तो स्फेरिकल बॉडी है, इसलिए हमने इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस काउंट किया है, ठीक है। हमने ये डिस्टेंस इस तरह से क्यों नहीं काउंट किया, चलो यहां से यहां तक, या फिर ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, यहां से यहां तक, ये भी डिस्टेंस काउंट कर सकते, ये भी डिस्टेंस काउंट कर सकते थे, लेकिन हमने इनके सेंटर से डिस्टेंस क्यों लिए बच्चों। देखो इसका रीजन होता है सेंटर ऑफ मास। क्या है, सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सा अलग पॉइंट है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन यहाँ पे बताता हूं मैं बच्चों आपको शॉर्ट में। तो सेंटर ऑफ मास जो रहता है, अगर हम स्फेरिकल बॉडी की बात करेंगे तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि एक सेंटर ऑफ का मास का एक पॉइंट होता है, जो कि स्फेरिकल अगर बॉडी रहा है तो उसका सेंटर में उसका सेंटर ऑफ मास रहता है। ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होता है ये जो स्फेरिकल बॉडी का, तो उसमें जो उसका सेंटर रहेगा वही उसका सेंटर ऑफ मास रहता है। मतलब पूरा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। इसलिए ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस हमने यहाँ से मतलब ये सेंटर से ये सेंटर तक काउंट किया है, ये सेंटर ऑफ मास की वजह से। ठीक है, ये तो बात हो गई स्फेरिकल बॉडी की। अगर समझो बॉडी का शेप अगर रेगुलर है, रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है, तो इसको कैसे काउंट करें। तो बच्चों इसका भी आंसर है सेंटर ऑफ मास। ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास और ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढते हैं, तो बच्चों जो इरेगुलर शेप की बॉडी रहती है उसका सेंटर ऑफ मास जो रहता है, तो ऐसा पॉइंट रहता है वो बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है या फिर आउटसाइड भी हो सकता है, जहां पे वो बॉडी का टोटल मास काउंट मतलब कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। चलो ये जो बॉडी का मास है, समझो यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास आ गया और ये बॉडी का इसके बाहर आ गया क्योंकि इसका इरेगुलर शेप है, तो इनमें डिस्टेंस जो है बच्चों ये सेंटर ऑफ मास से ही काउंट करेंगे। बिकॉज ये जो फोर्स जो रहता है, ये फोर्स की जो डायरेक्शन रहती है बच्चों, इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट। या ओके, ये सेंटर जो है दो ऑब्जेक्ट के, उससे उसकी जो लाइन रहेगी उसके अलावा उसका फोर्स रहता है, और इसी कारण है कि ये सेंटर ऑफ मास, हम सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस काउंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखना।
अब बात करते हैं जी के वैल्यू की। ठीक है, जी तो हमें मिल गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हमें जी निकालना होगा तो यही फॉर्मूले से देखेंगे बच्चों हम। जी इज इक्वल टू, या ये डी इधर जाएगा, m1 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। चलो ये सेकंड फार्मूला यहाँ पे हमें मिल गया। ये फार्मूले से हम बता सकते हैं कि ये जो जी की वैल्यू है वो कितनी है। तो जो कि हमने बोला है जी कैसा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मतलब अगर हमें किसी का फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, दोनों के मास अगर पता है, तो इससे हम ये जी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारी बात करते हैं, हम भी एक यूनिवर्सल का ही पार्ट है। ये हमारी एक ऑब्जेक्ट, हम एक ऑब्जेक्ट है और हमारी अर्थ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अर्थ का वेट और हमारा वेट, अगर यहाँ इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, एंड फोर्स अगर हमें पता है, एंड डिस्टेंस तो हमें पता ही है, समझो वो है 6.4 × 10⁶। ओके, तो ये हो गया। मतलब ये सब बातें अगर हमें पता है तो जी की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जी की वैल्यू कैसे आएंगी, कांस्टेंट। तो किसके लिए, हर एक चीज के लिए, कोई भी, अगर ये दो चीज है इनमें अगर जी फाइंड करना है तो ये भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि ये दोनों और हम दोनों की, पहले मैंने बात की थी हम ये पेन और मेरे बारे में। तो ये पेन मुझे अट्रैक्ट क्यों नहीं करता, तो बच्चों ये जो जी है, ये जो इसमें जो फोर्स रहता है हम दोनों में, ये फोर्स बहुत कम है, बहुत ही कम है। इसकी वजह से ये बॉडी मुझे, मैं तो इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फोर्स कम होने के कारण ये बॉडी मेरी तरफ खींच रही, मतलब अट्रैक्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो ये है इसका रीजन। तो हम अब जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर फोर्स हमें पता हो, डिस्टेंस, मास और। तो बच्चों ये हेनरी कैवेंडिश है, इन्होंने मैथमेटिकली इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है और वो है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जो वैल्यू है जी की, ये इसको आप याद कर लेना, पूरा रट लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताता हूँ बच्चों आपको कि क्या करना है, जो कि हम जब भी कोई फिजिक्स पढ़ते हैं तो एक फार्मूला की एक नोटबुक बनानी चाहिए, और वो उसमें सब फार्मूलेज और सभी ऐसी जो वैल्यूज है जिसको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखनी है। क्योंकि ये जो बुक है बच्चों आपको भविष्य में भी बहुत काम आ सकती है 11th और 12th में। तो अभी से आपको वो बुक फिलअप करना शुरू कर दो। जैसे जैसे आपको नए नए फार्मूलेज या आप लर्न करोगे वो उसमें लिखने हैं, और ऐसी वैल्यूज जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद तो ये जो जी की वैल्यू है उन्होंने फाइंड की। तो ये जो जी की वैल्यू है बच्चों, ये सभी जो भी हम फोर्स फाइंड करेंगे, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो जी की वैल्यू कैसे रहेगी, कांस्टेंट। जी की वैल्यू कैसे है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसलिए वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। अब बात करते हैं बच्चों इसकी एसआई यूनिट की। मैंने जो यहाँ पे लिखा है एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कहां से आया। देखो बच्चों, ये जो फोर्स है, जो कि जी हमें फाइंड करना है, तो फोर्स जो है हम फाइंड करेंगे न्यूटन में, डिस्टेंस है तो मीटर में, लेकिन उसका स्क्वायर है इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन पर, ये भी किलो में काउंट करेंगे, ये भी किलो केजी में काउंट करेंगे, तो इसलिए केजी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। और या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, न्यूटन स्क्वायर मीटर केजी पर केजी, मतलब ये -2, इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हैं। तो ये माइनस साइन जो है ये पर का रहता है, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो नीचे का आपको पता है कि ये जो नीचे का स्क्वायर अगर ऊपर जाए तो वो प्लस है, तो ऊपर जाने के बाद माइनस होता है। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई। चलो, तो इस तरह से ये जो जी की वैल्यू है और इसका ये एसआई यूनिट है। अब बात करते हैं बच्चों, समझो तो बच्चों ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला है F = G m1 m2 / d स्क्वायर, इससे हम एक बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस।
एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस विच आर केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस, जो यूनिट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और जिनके मास यूनिट है। या फिर हम यहाँ पे अगर इसका ऐसा यूनिट फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू 1 kg एंड m2 इज इक्वल टू 1 kg, यूनिट मास की बात हो रही, एंड डिस्टेंस जो है बच्चों वो भी 1 मीटर। अगर ये वैल्यूज अगर इसमें अगर हमने पुट कर दी तो हमें मिल जाएगा g इज इक्वल टू f, मतलब वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। बच्चे याद रखना है यहाँ पे क्या है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये माइनस होने के कारण जब ये चीज मैंने जो पहले बोला था, इसके और मेरे बीच में अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ये -11 की वजह से बहुत ही निग्लिजिबल आ जाएगा। अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत निग्लिजिबल होगा, इसलिए ये चीज मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। मतलब ये जो फोर्स है बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बहुत कम हो जाएगा जी के वैल्यू से, इसलिए ये चीज मेरे तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। मतलब फोर्स हमारा, हम तो अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन फोर्स एकदम निग्लिजिबल है, इसलिए ये मेरे तरफ खींची नहीं जाती इस तरह से, मुझे चिपकती नहीं, जैसे कि हम अर्थ से चिपके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा और अर्थ का अगर मास का अगर ये मास अगर देखेंगे तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और जिसके कारण ये फोर्स भी ज्यादा है, इसलिए हम अर्थ से चिपके हुए हैं। लेकिन हम दोनों में जो फोर्स है बहुत निग्लिजिबल है, इसलिए ये चीज मेरे तरफ इस तरह से आती नहीं, या फिर इस तरह से मैं इसको अट्रैक्ट नहीं करता हूँ। अट्रैक्ट तो कर रहा हूँ लेकिन फोर्स बहुत निग्लिजिबल है। तो ये सब बातें होती है बच्चों न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, तो ये सब याद रखेंगे और इसके बाद देखेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो बच्चों जो कि मैंने बात की थी आपको सेंटर ऑफ मास की, जो हम लास्ट में पढ़ने वाले थे, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट जो है एक तो इनसाइड रहेगा या फिर आउटसाइड रहेगा ऑब्जेक्ट के, एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। या अज्यूम करते हैं हम वहां पे कि पूरा मास जो रहेगा, टोटल मास, वो वहां पे कंसंट्रेटेड रहेगा, तो ऐसा पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने बात भी की थी कि स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसका जो यूनिफॉर्म डेंसिटी रहेगी वो कहाँ रहेगी? उसके सेंटर में। देन अदर जो जिसका इरेगुलर शेप है तो उसका जो सभी यूनिफॉर्म डेंसिटी जो रहेगी उसकी, वो उसके सेंटर रहेगी, ये सेंटर में रहेगा और ये सेंट्रोइड रहेगा। तो सेंट्रोइड हमें पता है बच्चों ये ऑब्जेक्ट की इनसाइड भी रहता है और आउटसाइड भी रहता है, तो ये रहता है सेंटर ऑफ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ पे जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे तो सेंटर से काउंट किया जाता है, या फिर अगर ऑब्जेक्ट इरेगुलर शेप रहा तो उसके सेंटर से वो डिस्टेंस काउंट किया जाएगा। तो ये दो बातें हम यहाँ पर याद रखेंगे, ताकि ये अगर हमें सीखना है तो ये जो डिस्टेंस किस कैसे काउंट करना है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों।